दोस्तों नमस्कार। 2024 का चुनाव आगे बढ़ रहा है और 4 जून 2024 को जो राष्ट्रीय चुनाव हो रहे हैं, नेशनल इलेक्शन हो रहे हैं या जिसको हम जनरल इलेक्शन बोलते हैं, उनका रिजल्ट आ जाएगा। 4 जून 2024 के बाद भारत में राजनीतिक घटनाक्रम कैसे बदलेगा, इसकी आज हम चर्चा करेंगे। क्योंकि ये जानना जरूरी है कि कौन-कौन से बड़े फैक्टर हैं जो 2024 जून के बाद हिंदुस्तान की राजनीति और आने वाले दिनों में राज्यों के चुनाव और उनसे संबंधित भारत की इकोनॉमिक स्थिति, इन सब को प्रभावित करने वाले हैं। क्योंकि 24 में बहुत सारे महत्वपूर्ण घटनाक्रम होंगे और हमें यह समझना जरूरी है ताकि हम एज ए नागरिक, एज ए इन्वेस्टर, एज ए प्लानर अपने अपने लेवल पे भी प्लानिंग कर सकें। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है तो। दोस्तों, मेरा ये मानना है कि जून 4 2024 मतलब 4 जून 2024 2024 जब जनरल इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे, उसके बाद भारत में जो एक ऑपोजिशन ग्रुप बना था जिसको आप इंडी अलायंस बोलते हैं, उसका विघटन होगा। ये एक सबसे बड़ा जो डेवलपमेंट इमीडिएट इफेक्ट जो मुझे दिख रहा है वो ये है। उसके दो कारण हैं। पहली बात, जैसे ही राष्ट्रीय चुनाव खत्म होंगे उसके बाद सारा फोकस जो पॉलिटिकल पार्टीज का है वो अपने अपने स्टेट्स को बचाने में होगा, और जब अपने अपने स्टेट्स की बात आएगी तो यही गठबंधन की पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ खड़ी होंगी। तो ऐसा हो नहीं सकता कि ये इंडी गठबंधन बना रहे। इसका मतलब ये है कि जो राज्यों में चुनाव होंगे उसमें ये पार्टियां आमने सामने होंगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए मुझे नहीं लगता कि यह गठबंधन बहुत ज्यादा समय तक टिकेगा, क्योंकि जितनी भी रीजनल पार्टीज हैं वो अपना वोट शेयर बढ़ाना चाहेंगी, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहेंगी। इसका मतलब सिर्फ झगड़ा बीजेपी से नहीं होगा, अपने ही साथियों और दोस्तों से भी झगड़ा होगा, क्योंकि क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल है। इस बात को हमें समझना होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, जो 2024 का चुनाव है, इसमें जो वोटर्स हैं जो डिसाइड करेंगे कि भारत की भविष्य की राजनीति क्या हो, वो सारे के सारे नेता 21वीं शताब्दी को ध्यान में रखकर अपना काम करेंगे। क्योंकि जितने भी वोटर हैं वो आज की तारीख में ज्यादातर 21वीं शताब्दी मतलब सन 2000 के बाद जिनको वोटिंग राइट्स मिले हैं, वो लोग भारत की राजनीति को प्रभावित करेंगे। इसका मतलब 20वीं शताब्दी या जो बुजुर्ग कैटेगरी है उसका जो भारत की राजनीति में दखल है वो सीमित हो जाएगा। इसका मतलब जो 20वीं शताब्दी में जातिवाद और बाकी मुद्दों को लेकर जो राजनीति होती थी, जैसे जैसे सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी लोगों की जिंदगी में पेनिट्रेट कर रही है, नई चुनौतियां सामने आ रही हैं जिसमें इकोनॉमिक पॉलिसीज पे ज्यादा ध्यान होगा वनिस्पत सोशल इंजीनियरिंग को लेकर। ये दो चीजें हमें समझनी होंगी। ये बताएगा कि आने वाले दिनों में भारत की राजनीति का रुख किधर होगा। इसका मतलब ये है कि जो 2024 का चुनाव होगा उसमें जो वोटर वोट देने जाएगा वो ये सोच के जाएगा कि कौन सा ग्रुप, इंडी ग्रुप या मोदी लेड एनडीए ग्रुप, कौन ज्यादा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हिंदुस्तान को दे सकता है। ये बात बहुत समझने की होगी, क्योंकि मिलीजुली सरकार के अंदर हमेशा जो सबसे बड़ी कैजुअलिटी होती है वो होती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमने गठबंधन की सरकार देखी, मनमोहन सिंह जी की सरकार हमने देखी, एक काबिल नेता थे, लेकिन गठबंधन की मजबूरियों के कारण उन्होंने अपनी जो पोटेंशियल थी उस हिसाब से गवर्नेंस नहीं की, और खामियाजा ये हुआ कि एक तरफ देश का नुकसान हुआ और दूसरी तरफ जो रूलिंग पार्टी थी उसका नुकसान हुआ। ये दोनों कॉम्बिनेशन जनता के दिमाग में अभी ताजा है, कोई बहुत पुरानी बातें नहीं हुई हैं। तो गठबंधन की सरकार की अपनी जो मजबूरियां हैं, और अगर उसमें वीक लीडरशिप होती है और इतने सारे छत्रप रीजनल पार्टीज पुल एंड प्रेशर, हर आदमी को मलाई वाली मिनिस्ट्री चाहिए होगी जहां पे वो पैसा बना सके, ये स्थिति भारत के लिए घातक होगी। तो जो नया वोटर है, जो 21वीं शताब्दी का वोटर है, वो इससे भी चिंतित है। क्योंकि आज वो क्या बात कर रहा है, आज वो जातिवाद की बात नहीं कर रहा है, वो दो चीजों की बात कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट को लेके और इन्फ्लेशन को लेके।
दोनों ही चीजें डिपेंड करेंगी भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगा। क्योंकि अगर इकोनॉमिक ट्रेजेक्टरी सही है तो आप इन्फ्लेशन भी कंट्रोल कर पाएंगे और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर पाएंगे, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट हो या गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट हो। गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट पे मैं बहुत ज्यादा होपफुल नहीं हूं, क्योंकि जितना भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है उस हिसाब से देश में प्रोपोर्शनेटली करप्शन भी बढ़ता है, डिले भी बढ़ता है, इनएफिशिएंसीज भी बढ़ती हैं। इसीलिए गवर्नमेंट सर्विसेज डिजिटल हो जाएंगी और एम्प्लॉयमेंट या तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होगा या प्राइवेट सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट आएगा उसके कारण एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। इन बातों को ध्यान में रखकर हमें आगे सोचना होगा। तीसरी जो सबसे बड़ी बात जो अनिश्चितता इस समय देश में और जिसमें सबसे ज्यादा इस समय इंटरेस्टिंगली मीडिया में चर्चा होती है वो है भारत की जुडिशरी। इस साल 2024 में बहुत बड़े बदलाव जुडिशरी में होने की संभावना है। बहुत सारे ऐसे जजेस रिटायर होंगे जिनको लगता है कि जो रूलिंग पार्टी है और जो जजेस हैं उनमें कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट है। जनता से अगर आप बात करो तो लोगों को यही लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है और जो सरकार है उसमें कहीं ना कहीं टसल है। एक हिसाब से ये टसल अच्छी होती है, लेकिन अगर इसका राजनीतिकरण होने लगे इस टसल को लेकर और इसके राजनीतिक मायने निकालने लगे तब ये टसल खराब होती है। लेकिन मजबूरी ये है कि आप साथ बैठ के कोई समझौता भी नहीं कर सकते। इसीलिए ये आइडियोलॉजी की बात है कि किस तरह से आने वाले दिनों में जुडिशरी काम करेगी, क्या भारत सरकार दोबारा जुडिशियल रिफॉर्म की तरफ जाएगी। बहुत सारे नए आयाम आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो भारत का न्यायिक व्यवस्था है उसमें जो 3 कानून भारत सरकार ने पास किए थे, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, एविडेंस कोड, ये सारी चीजें अब नए जो कानून हैं ये लागू होंगे। जब ये नए कानून लागू होंगे इसका मतलब एक बार फिर दोबारा से बहुत सारी चीजों का इंटरप्रिटेशन करना होगा। लेकिन जो सबसे चुनौती की बात इंडी अलायंस में रहेगी कि अभी तक जब वो राजनीति कर रहे हैं, चुनाव में जा रहे हैं, अभी तक अपना कोई वो लीडर नहीं तय कर पाए। तो हारने के बाद कौन लीडर बनेगा, पहली बात। दूसरी बात, क्या वो लीडरशिप एक्सेप्टेबल होगी, उस लीडरशिप का क्राइटेरिया क्या होगा। क्या जो सबसे बड़ा विपक्षी दल बनेगा क्या उसके नेता को लीडर माना जाएगा। हो सकता है कि बहुत सारे एम्बिशियस छोटे बड़े नेता वो उस बात को मानने को तैयार नहीं हो, क्योंकि अगर आप संख्या की दृष्टि से देखें तो डीएमके और टीएमसी यानी स्टालिन और ममता बनर्जी, ये 2 नाम ऐसे हैं जो सीधे सीधे राहुल गांधी को अगर नंबर की दृष्टि से देखें तो चुनौती दे सकते हैं। क्या ऐसा होगा, ये तो रिजल्ट के बाद पता लगेगा। लेकिन राहुल गांधी क्या ममता बनर्जी को अपने अंडर काम करने के लिए मजबूर कर पाएंगे, या स्टालिन की राजनीति कांग्रेस को तमिलनाडु में घुस के बैठाने के लिए तैयार होगी। मुझे नहीं लगता। इसीलिए जो बड़े नेता हैं वो आने वाले दिनों में अपने आप को स्प्लिट कर लेंगे। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आएगी वो ये आएगी कि जितने भी अभी लीडर ऑपोजिशन में हैं वो 15 साल से सत्ता से बाहर है। अगर मैं सिर्फ 14 से बात करूं, बहुत सारे ऐसे नेता होंगे जो कई समय से बाहर हैं। अगर मोदी 24 में वापस प्रधानमंत्री बनते हैं तो कितने नेता होंगे जो ये चाहेंगे कि 5 साल और हम ऑपोजिशन में बैठें। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उनको लगेगा कि यार जब तक हमारा नंबर आएगा 29 में तब तक तो हमारे खिलाफ पार्टी के अंदर ही कई यंग नेता खड़े हो जाएंगे। हम शायद अपने जो टेरिटरीज हैं, अपने जो क्षेत्र हैं, उनमें वर्चस्व कायम ना कर सकें, क्योंकि जो यूथ वोटर है वो शायद हमारा उतना साथ ना दे। एक यंग लीडरशिप निकल के आएगी। दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज आएगा सारी रीजनल पार्टीज को कि उनके अपने अपने राज्यों में चुनाव है। अगर राज्यों में वो चुनाव क्षेत्र में अच्छा नहीं कर पाते, खासकर स्टेट इलेक्शंस में, तो जो सेंट्रल में उनकी इन्फ्लुएंस है वो घटेगी। उस स्थिति में हर साल आप देखेंगे कि ऑपोजिशन के अंदर कहीं ना कहीं एक रीअलाइनमेंट हो रहा है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगले 5 साल भारत का पूरा फोकस इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे होगा। क्या ऑपोजिशन के पास इकोनॉमिक पॉलिसी या इकोनॉमिक विजडम है जो वो देश को दिखा सके, क्योंकि अभी तक कोई ऐसी विचारधारा नहीं मिली है
जिससे ये पता लगे कि ऑपोजिशन के पास कोई एक इकोनॉमिक प्लान है। जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो सब फ्रीबीज हैं। हम आपको फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे, फ्री मोबाइल देंगे, आपके बैंक अकाउंट में इतना पैसा डालेंगे, उतना पैसा डालेंगे। अगर ये सब किया और इस आधार पे अगर चुनाव जीता गया तो इकोनॉमिक कंडीशंस भारत की खत्म हो जाएगी, बहुत सारे स्टेट बैंकरप्ट हो जाएंगे और भारत सरकार का जो बजट है वो सिर्फ फ्रीबीज को मैनेज करने में निकल जाएगा। और जब स्टेट लेवल के चुनाव आएंगे और अगर स्टेट पार्टियां सेंट्रल में दखल रखेंगी और वो बड़े बड़े चुनावी वादे करेंगे फ्रीबीज के, तो फिर वही पार्टियां सेंटर पे दबाव डालेंगी कि आप हमें फाइनेंशियली कंपनसेट करिए, क्योंकि हमें अपनी राजनीति के लिए फ्रीबीज देने हैं। उस स्थिति में जो केंद्र सरकार पे दबाव पड़ेगा और केंद्र सरकार के रिसोर्सेज को स्टेट को देना पड़ेगा, इससे केंद्र में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कम होगी, स्लो डाउन होगा, उससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। तो मुझे लगता है अगले 5 साल ऑपोजिशन के लिए बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। सबसे पहला मुद्दा कि क्या वो इकट्ठे रह पाएंगे बिना लीडरशिप के, बिना पॉलिसी के, बिना एजेंडा के, बिना आइडियोलॉजी के? मुझे नहीं लगता। दूसरी बात, कितने ऑपोजिशन लीडर सत्ता से बाहर रहना चाहेंगे? हो सकता है कि 24 के इलेक्शन के बाद जैसे जैसे वक्त बीतेगा बहुत सारे लोग छिटक छिटक के वापस एनडीए में जुड़ने का प्रयास करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जितने भी फैमिली गवर्न पार्टीज हैं जो उनके सीनियर लीडर हैं, बहुतों के साथ हेल्थ चैलेंजेस भी हैं। कितने लोग हैं जो इस पूरे जद्दोजहद में फिजिकली अपने आप को कमिट करने को तैयार होंगे? इसका मतलब यह है कि उन परिवारों में जो सेकंड लाइन है उसको जिम्मेवारी देनी होगी, क्योंकि ये नहीं चाहेंगे कि पार्टी की जो सत्ता है वो परिवार के बाहर जाए। इसका मतलब उन्होंने सेकंड लाइन डेवलप की नहीं होगी, और जब वो अपने बेटे बेटियों को सत्ता देंगे या अपनी पार्टियों की जिम्मेवारी देंगे, तो जो उनके साथ के सीनियर लोग थे उनमें क्या उत्साह होगा उस पार्टी में रहने का। क्योंकि जब नए लोग आएंगे, यंग जनरेशन टेक ओवर करेगी, तो उनकी आइडियोलॉजी बुजुर्गों के साथ, जो उनकी पार्टी के सीनियर्स हैं, क्या उनके साथ मेल करेगी, या उन सबको मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया जाएगा और एक नया लेवल तैयार होगा जिससे उन बड़ी पार्टियों में भी विघटन होगा? क्योंकि हमने बहुत सारी जगह देखा, जैसे समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह जी के बाद मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी में कुछ विस्तार हुआ, कोई सेकंड लाइन तैयार हुई। समाजवादी पार्टी घूम फिर के अखिलेश यादव के नाम तक सीमित रह गई। और कौन है समाजवादी पार्टी में, कौन लीडर क्या कर रहा है, किसी को नहीं पता। लालू जी के बाद जो उनके बेटे सत्ता में आएंगे, पहले तो आपस में संघर्ष होगा, उसके बाद सेकंड लाइन लीडरशिप क्या वो तैयार करेंगे या सब कुछ परिवार में रहेगा, और कौन लोग उनसे जुड़ना चाहेगा, ये अपने आप में बात है। इसी तरह से स्टैलिन के बाद कौन होगा, इसी तरह से टीएमसी में ममता जी के बाद कौन होगा? ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। शिवसेना की अगर हम बात करें, एनसीपी की हम बात करें, हर जगह ये चुनौतियां हैं। तो मुझे लगता है कि जून 4, 2024 के बाद भारत में राजनीतिक घटनाक्रम बहुत तेजी से बदलेगा। ऑपोजिशन के लिए मुश्किलें बहुत तेजी से बढ़ेंगी, इसलिए नहीं कि मोदी सत्ता में होंगे और ईडी और सीबीआई का थ्रेट होगा, इसलिए कि जो जनता की आकांक्षाएं हैं, जो 21वीं शताब्दी का जो वोटर है, वो इकोनॉमिक फोकस करना चाहेगा, ना कि सोशल इंजीनियरिंग, जातिवाद और वोट बैंक पॉलिटिक्स को लेके। ये चुनौती के लिए क्या विपक्ष तैयार है? आपको क्या लगता है दोस्तों? क्या विपक्ष भारत की राजनीति को समझने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए, क्या विपक्ष के पास कोई आंसर है? अगर नहीं है तो 4 जून 2024 को क्या होगा? ये बात तो बहुत क्लियर है कि किसी भी ऑपोजिशन पार्टी के लीडर ने ये नहीं कहा है कि मोदी सत्ता में नहीं आएंगे। इसका मतलब सत्ता तो मोदी को मिलेगी, लेकिन बाकियों का क्या होगा? आपके क्या विचार हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक नहीं किया है। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।